आज के वीलॉग में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज की कल की प्रोसीडिंग है उसके बारे में बात करेंगे। यूं महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तीन साइडों से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनेगा क्या और मुल्क का क्या बनेगा इस केस की वजह से, आज की वीलॉग में हम ये डिस्कस करेंगे। हम आज की वीलॉग में ये भी डिस्कस करेंगे कि मरियम नवाज ने जो कल सरगोदा में खड़े होकर जजेस के बारे में कहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की थिंकिंग क्या है। मेरी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ तौहीन अदालत का केस शुरू होने वाला है। क्या ये केस वाकई हो जाएगा, हम आज के वीलॉग में ये भी डिस्कस करेंगे। और हमारा आज ही के वीलॉग में जो तीसरा इशू होगा वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ एक केस चल रहा है। एक जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया है और उसमें उनके 3 अरब रुपए के असासों की कुछ रिपोर्ट्स उसमें शामिल की गई है। क्या वाकई मुज़ाहिर अली नकवी साहब 3 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं या नहीं हैं, ये भी हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी बेंच ने 2 सूबों के अंदर इलेक्शन के इशू पर पहली हेयरिंग की। आज दूसरी हेयरिंग है। पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट पे 3 साइडों से हमला हुआ। पहला हमला जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में हुआ। आपको याद होगा कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में 3 ऑडियोज़ आई थी और इन 3 ऑडियोज़ का ताल्लुक इसी केस के साथ था जब CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब का केस चल रहा था, मुज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब की अदालत में। तो उस वक्त अचानक इन 2 जजेस ने सो मोटो नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त रेफ़र कर दी थी और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि इलेक्शन क्योंकि टाइम पे नहीं हो रहे पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लिहाजा चीफ जस्टिस साहब को इस पर सो मोटो लेके कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए। इस पर उस वक्त भी बहुत ज़्यादा लहदे हुई। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहना शुरू कर दिया कि केस तो था ही कुछ और, केस था CCPO की ट्रांसफ़र, तो आपने उसको छोड़ के अचानक ये नया केस कहाँ से शुरू कर दिया। और इसी दौरान ज़ाहिर 3 ऑडियो टेप्स भी आ गई और उसमें भी बहुत से नए इंकशाफात थे। उसी वक्त से मुज़ाहिर अली नकवी साहब कंट्रोवर्शियल हो गए और फिर ज़ाहिर इस कंट्रोवर्सी में मज़ीद इजाफा होता चला गया। कल जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो एक जुडिशल रेफरेंस दायर किया गया जुडिशल काउंसिल में मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़, और उसमें एक वकील हैं जो ज़ाहिर इतने पॉपुलर नहीं हैं, वो एक रेफरेंस लेकर गए और उसमें उन्होंने मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये 3 अरब रुपयों के असासों के मालिक हैं। बल्कि उसकी कुछ तफसील भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने DHA में अपना 47 लाख रुपए का प्लाट 6 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किया। वैसे ये 6 करोड़ रुपए में फ़रोख्त करना तो जुर्म नहीं है, लेकिन अब ये पता लगाना ज़रूरी है कि क्या उस वहाँ पे 6 करोड़ रुपए की मालियत है प्लाट की या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि 47 लाख रुपए का प्लाट किसी उनके चाहने वाले ने 6 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि मुज़ाहिर अली नकवी ने अपनी बेगम बेटी के नाम पर जायदादें बना रखी हैं। ये इल्ज़ाम भी जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस में ये लगाया गया कि मुज़ाहिर अली नकवी के फ्रंट मैन राजा सफदर हैं और जाहिद रफ़ीक हैं। ये याद रखिएगा कि जाहिद रफ़ीक कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं और ये हबीब रफ़ीक एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का ग्रुप है और उसका ये हिस्सा है, उसके ये पार्टनर है। तो जाहिद रफ़ीक साहब का नाम भी अब इस रेफरेंस का हिस्सा बन गया और बल्कि जितने इस पे इनके ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं मुज़ाहिर अली नकवी साहब पे, उनमें जाहिद रफ़ीक साहब का और राजा सफदर का नाम बार बार आ रहा है। ये क्यों नाम आ रहा है ये हम आने वाले वीलॉग्स में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। रेफरेंस में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के दोनों साहबजादे मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा भी करप्शन में पेश है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के कहने पर जाहिद रफ़ीक ने मुर्तज़ा नकवी को आरफ हबीब ग्रुप में लीगल एडवाइज़र लगवाया। करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज़ जाहिद रफ़ीक साहब ने नदीम अहमद अबड़ो को रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल लगवाया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी भारी रकम लेकर जजों की मनपसंद तैनाती भी करवाते रहे। ये इल्ज़ाम भी लगा कि एडिशनल सेशन जज वसीम अंजम की रावलपिंडी कचहरी में पोस्टिंग भी जानबूझ के करवाई गई थी और इन्होंने बाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी को फ़ायदा पहुंचाया था। अब ये भी इल्ज़ाम ज़ाहिर है इसको साबित तो करना जो शख्स रेफरेंस दायर कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल रेफरेंस के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये इल्ज़ाम भी लगा कि एडिशनल सेशन जज नदीम साकी से भारी रिश्वत लेकर अटक कचहरी में इनका तबादला करवाया गया। अब ये बात बज़ाहिर ऐसे ही लगती है कि जो किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है अगर ये साबित नहीं हो सकेगा तो फिर वकील साहब को ये
बार भी उठाना पड़ेगा कि उन्होंने एक मोअज़्ज़ज़ जज के ऊपर इतना खौफनाक इल्ज़ाम क्यों लगाया। रेफरेंस में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के साहबजादों की लॉ फर्म नकवी एंड को के बारे में भी बहुत सी नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ सवाल उठाए गए हैं और साथ साथ ज़ाहिर रफ़ीक साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की साहबजादी नक्श फातिमा को 12,000 पाउंड दिए थे और इन 12,000 पाउंड्स के ज़रिए ये जो बच्ची है, बेटी है उनकी की जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की साहबजादी, उन्होंने बरतानिया में तालीम हासिल की थी और इनकी रहाइश का बंदोबस्त भी ज़ाहिद रफ़ीक साहब ने किया था। तो ये बहुत से नए इल्ज़ामात हैं जो ज़ाहिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब पे लग गए और कल सारा दिन इसके ऊपर भी बात होती रही। तो लिहाजा पहला जो टारगेट था वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे और ज़ाहिर एक वकील साहब इनका केस जुडिशल काउंसिल में लेके गए और अब ज़ाहिर इसके ऊपर अगर बहस होती है तो बहुत से सबूत इन वकील साहब को देना पड़ेंगे। दूसरा जो हमला था वो बेंच के अंदर से हुआ। 3 जजेस ने, जिसमें अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं, जस्टिस मंसूर शामिल हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं, इन्होंने इस बेंच के जो अहदाफ से या बेंच की जो कंपोजिशन थी या जो केस था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया। बल्कि 3 जजों की तरफ से ये एतराज़ भी किया गया, उसमें से एक जज साहब ने ये एतराज़ किया कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाजुल अहसन साहब क्योंकि इससे पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इनकी ऑडियो भी आ चुकी है, दूसरा ये अपना ओपिनियन दे चुके हैं और यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी क्योंकि इस केस में अपना ओपिनियन दे चुके हैं तो इन्हें इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और इस पे एक जज साहब ने यह एतराज़ भी कर दिया कि ये सो मोटो नोटिस हो ही नहीं सकता, आप ये सो मोटो क्यों लिया जा रहा है। तो 3 जजेस की तरफ से जब फौरी तौर पे इस बेंच के ऊपर ही एतराज़ कर दिया गया तो एक अंदर से हमला ऐसे महसूस हुआ कि अंदर से एक हमला कर दिया गया और इस बेंच की कंपोजिशन पे, जजेस के प्रोफाइल पे, इस केस के प्रोफाइल पे भी एतराज़ बेंच के अंदर से हो गया। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई बेंच बनाया हो, कोई इशू उठाया हो और उस पर अंदर से पहली हेयरिंग के अंदर ही एतराज़ात शुरू हो गए हों। तो ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक रिफ्ट और एक दराड़ आ गई है और वो गन जो इससे पहले सिर्फ पार्लियामेंट हाउस में था या गलियों और बाज़ारों में था, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच चुका है। लिहाजा ये दूसरा हमला जो था इसने भी पूरी कौम को हैरान कर दिया। और तीसरा हमला कल मरियम नवाज साहबा ने सरगोदा में किया। मरियम नवाज साहबा ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए जजेस का नाम ले लेके बहुत कुछ कहा। जो कुछ उन्होंने कहा आप जरा खुद मुलाहिजा कर लीजिए। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुज़ाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पनामा जज पनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। और जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गए, तो याद है ना इसी खोसा ने उसको कहा दर बदर ठोकरे क्या खाते हो, पनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। अब एक सवाल ये उठाया जा सकता है कि शायद मरियम नवाज साहबा ने सब कुछ नादानस्तगी में कह दिया हो, यानी उन्होंने कोई बाकायदा प्लानिंग के साथ ये सब कुछ ना कहा हो, लेकिन ये बात करीने कयास नहीं लगते, ये बात गलत सी महसूस होती है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब वो जजेस का नाम ले रही थी तो बाकायदा स्क्रीन के ऊपर जजेस की तस्वीरें चल रही थी। इसका मतलब आपने पहले प्रॉपर प्लानिंग की थी। फिर लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनके ऊपर जजेस की तस्वीरें थी, जजेस के अदलिया के खिलाफ उस पर नारे लगे हुए थे, लिखे हुए थे। फिर हजूम के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही थी वो बाकायदा ऐसा महसूस होता था कि इन्होंने बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया। लिहाजा मरियम नवाज साहबा पूरी तैयारी के साथ सरगोदा के जलसे में आई थी और उन्होंने सोच समझकर अदलिया के ऊपर ये हमला किया। अब ये तीनों हमलों को अगर हम देखें, मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस,
3 जजेस का बेंच के अंदर बैठ के पहली हेयरिंग पे भी सवाल उठा देना, ये और इस साइड से मरीम नवाज साहिबा का जो बयानिया है, अगर इस सब चीज़ों को देखें तो ऐसे महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह इस गंद का शिकार हो चुकी है। और अब आने वाले दिनों में अगर ये बेंच इमरान खान साहब को फेवर दे देता है तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बहुत बड़े सवाल उठेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जजेस का नाम इसी तरह जलसों के अंदर लिया जाएगा। और अगर ये बेंच गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देता है या रियासत को सपोर्ट कर देता है और ये कह देता है कि इलेक्शन ज़ाहिर है अब अक्टूबर के महीने में ही होंगे और इमरान खान साहब की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इमरान खान साहब की तरफ से ये बयानिया दिया जाएगा कि जजेस दब गए, उनको स्टेट ने दबा लिया है। और उसके बाद भी ज़ाहिर है फिर जजेस की इज़्ज़त और नामूस जो है उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाएंगे। लिहाजा ये जो केस है ये इस साइड पे फैसला होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान होगा, और अगर ये फैसला इस साइड पे होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती कर दी है कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या मरीम नवाज साहिबा को तौहीन अदालत का नोटिस देना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में सोच रही है और मरीम साहिबा को डेफिनेटली बुलवाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने जजेस का नाम क्यों लिया। अब सवाल ये है कि अगर मरीम साहिबा को बुला लिया जाता है तो नून लीग ज़ाहिर है फिर गली गली हर मोहल्ले में जजेस का नाम लेगी और उस पर ज़ाहिर है फिर बैकफुट पे जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर मरीम नवाज साहिबा को नोटिस जारी नहीं किया जाता, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं बुलाया जाता, तो फिर ये समझा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दब गई है और ये प्रेशर में है और अब ये अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी नहीं कर सकती। तो ज़ाहिर है इसका भी एक नतीजा निकलेगा, इसका भी एक नुकसान होगा डेफिनेटली इस इदारे को। तो हर लिहाज से आप देखें कि अगर आप तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं तब भी एक सूरत हाल पैदा होगी, और अगर आप तौहीन अदालत का नोटिस नहीं देते तो तब भी कुछ नताइज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब भुगतने पड़ेंगे। तो मेरा फिर ज़ाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। अब अगर वो पढ़ गए हैं तो इनके लिए खासे मसाइल बढ़ जाएंगे। कल की हेयरिंग में एक जज साहब ने यह नुक्ता भी उठाया कि हमने ये फैसला भी करना है कि क्या किसी की डायरेक्शन पे, किसी के कहने पे कोई असम्बली तोड़ी जा सकती है। उनका वाज़ेह इशारा इमरान खान साहब की तरफ था कि इमरान खान साहब तो सारे पंजाब असम्बली का हिस्सा नहीं है, वो उसके मेंबर नहीं है, तो वो डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं कि किसी चीफ मिनिस्टर को कि आप असम्बली तोड़ दें। अब अगर ये नुक्ता डिस्कस हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है एक नया रास्ता भी निकल आएगा। वो नया रास्ता ये है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली दोनों को बहाल कर दे, और बहाली के ऑर्डर के बाद ये कहे कि कोई शख्स इनके बारे में डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो अब अगर ये 2 असम्बलियाँ बहाल हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा हो सकता है कि वही चीफ मिनिस्टर्स दोबारा तैनात हो जाएँ, और इसके साथ साथ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो PTI के अरकान जिनके इस्तीफ़े हो गए थे और वो भी अभी ज़ाहिर होल्ड पे है, उसको भी अनडू करके कह दें कि ये सब लोग भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाएं और वहाँ पे बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करती है तो मेरा ख्याल है इससे सबकी इज़्ज़त भी बच जाएगी और ये सिस्टम भी आगे चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस साइड पर नहीं जाते तो फिर मामलात खासे ख़राब है। फिर आप ये समझें कि जो कुछ सोशल मीडिया में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो रहा है, गवर्नमेंट के बारे में हो रहा है, रियासत के बारे में हो रहा है, वो बिल्कुल उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी वही बातें, वही गुफ्तगू होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं वीला के आखिर में आपको ये भी बताता चलूँ कि ये केस बज़ाहिर आपको सादा लगता है, लेकिन ये सादा नहीं है। ये केस आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें तय कर देगा। या तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा या पाकिस्तान पहली हालत से भी बहुत आगे चला जाएगा। और बहरहाल हमें अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए, और इन अच्छी तवक्कुआत के साथ ही मैं आज का वीला ख़त्म करूँगा। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस इतना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए इज़्ज़त बचाना और इस मुल्क को बचाना दोनों मुश्किल हो जाएंगे।